हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम AWES का मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट यानी TGT के लिए पार्ट बी देखेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप सब जानते हो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जो एग्ज़ाम होने वाली है इन नेक्स्ट वीक, तो उसके रिलेटेड ये मॉडल पेपर कुछ उनकी वेबसाइट पे थे, तो वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। तो उसका स्पेशली पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर पैटर्न होता है। तो इस वीडियो में हम पार्ट बी देखेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, और वो कौन सा पेपर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे पेपर परचेस करते हो तो ये पार्ट ए के कुछ इतने सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है और पार्ट बी के कुछ इतने सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। तो उसमें से हम 2019 का सेट 1 यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी सारे पेपर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। पहले आज हम 2019 का सेट 1 देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है और 90 मार्क्स का पेपर होता है यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9^2n minus 4^2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 5 and 13 एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है 9^2n minus 4^2n, उसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर यानी कि हम जानते हैं 1 से लेके इन्फिनेटिव नंबर तक होते, तो हम n की जगह पे 1 रख देते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 × 2 माइनस 4 2 × 1 विच मीन्स 9² माइनस 4²। तो ये a² माइनस b² हो गया। तो 9 - 4 9 + 4 हो जाएगा। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 और 9 + 4 13। तो ये जो भी नंबर आएगा 65 आएगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी होगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 5 and 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इफ 1 0 पोलिनोमियल f of x k² + 4 × x² + 13x + 4k is a reciprocal of other then k is equal to what। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 2 1 - 2n - 1। तो देखो यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसके जीरोस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कि एक तो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/, जो कि क्लास 10th में आता है। अब कहा क्या है कि एक जो जीरो है, ये दोनों जीरो है, अल्फा और बीटा वो दोनों ही जीरो है और उनका ये रिलेशन होता है सम में और प्रोडक्ट में। तो एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जस्ट सपोज हम कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, उसके ऊपर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से होगी। तो देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू उसमें वैल्यू हम डाल देते हैं। तो अल्फा और बीटा की जगह पे हम यहाँ पे डाल देते हैं 1/अल्फा। मीन्स बीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस रिलेशन के हिसाब से 1/अल्फा होगा, तो 1/अल्फा। और c/a, तो हम c/a कैसे निकालते हैं, तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ax² + bx + c, उसके हिसाब से c क्या होगा हमारे पास, c हमारे पास होगा 4k एंड a होगा हमारे पास k² + 4। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 4k अपॉन k² + 4। तो हम उसे इस तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, k² + 4 + 4k इस तरफ आ जाएगा -4k, विच मीन्स वी हैव दिस इक्वेशन k² - 4k + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे फैक्टर निकलते हैं k - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिवन दैट वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d is a 0 then product of other two 0 is 1। ओके, केयरफुली रीड करना। पहले वाले में सिर्फ दो ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन क्या होते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के हम रिलेशन ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। देन आफ्टर दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा c/a होगा, और अल्फा बीटा एंड गामा वी गेट -d/a। अब कहा क्या है, इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0, यानी अल्फा बीटा और गामा में से कोई भी एक 0 हो सकता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू 0।
ओके, एक जीरो ले लेते, चलो अल्फा जीरो ले लेते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अल्फा की वैल्यू, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास है, तो अल्फा की वैल्यू जीरो करेंगे तो कौन सा अकॉर्डिंग परफेक्ट इक्वेशन मिलेगा। अगर आप इसमें पुट करोगे लास्ट वाले में, तो अल्फा जीरो पुट कर दोगे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पहले वाला करते हो तो हम वो तो सम मिलता है बीटा प्लस गामा का, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हम सेकंड वाले में पुट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू पुट करो तो हमें क्या मिलता है डायरेक्टली कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो कहेंगे, ये स्टेप जीरो हो जाएगा, ये स्टेप भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बीटा और गामा जो हमें डायरेक्टली मांगा था। तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, फॉर व्हाट वैल्यू के डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन है जो कोइंसिडेंट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले कि पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ता है। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि क्लास 10th में थर्ड चैप्टर में आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। तो उसके हिसाब से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट की, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। तो a1 हमारे पास है 3, a2 हमारे पास है 6, ये जो पहला है वो a1 होता है। उसी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लोगे आपको पता चल जाएगा। b1 है मेरे पास -1, यहाँ पे माइनस के इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मीन्स 8 अपॉन 16। तो हमें किसी भी एक के साथ कंपेयर कर लेना होता है, तो 3/6 माइनस 1 अपॉन माइनस के मीन्स 1 अपॉन के हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 अपॉन 3 विच मीन्स k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो k इज इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ब्लर दिखेंगे क्योंकि वो पीडीएफ में ही ऐसे है, इसलिए यहाँ पे वो थोड़े बहुत क्वेश्चन ब्लर दिखेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर is a 9 and 27 added to it, the digits of the number gets reversed, then number is what? ओके, क्वेश्चंस केयरफुली देखना अच्छे से कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हम समझ लेते हैं 23, तो एक्चुअली ये एक नंबर है 23 जो 2 10th के प्लेस पे और 3 1 के प्लेस में। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मैं मतलब निकालूं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, तो 23 में क्या होगा, उसका मतलब 2 + 3 5 होगा। ओके, सम ऑफ डिजिट ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब ये होता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, कौन सा 2 डिजिट नंबर है हमें नहीं पता है, तो मैं xy ले लेता हूँ। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट का मतलब इन दोनों का अंदर का एडिशन कितना होता है, 9 होता है। इससे हमें इक्वेशन 1 मिल जाता है हमारे। अब क्या कहते हैं कि 27 एडेड कर दिया जाए डिजिट्स में तो नंबर उसका रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 23 कैसे बना था, 2 × 10 + 3 से बना था। ये 1s का प्लेस होता है, 10th का प्लेस होता है, तो इसी हिसाब से इसका फॉर्म क्या होगा, ओरिजिनल नंबर का फॉर्म 10x + y। तो उस नंबर में 27 ऐड करने की बात चल रही है कि 27 ऐड कर दो तो यानी कि इक्वल होके उसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स यानी कि ये yx हो जाता होगा, xy है तो yx, तो x की जगह पे y, तो 10y + x हो जाता है। जैसे xy का 10x + y है, वैसे ही yx का 10y + x। तो इक्वेशन बन जाएगा अभी यहाँ पे 10x - x + y - 10y + 27 इज इक्वल टू 0। तो 10x - x 9x - 9y इज इक्वल टू +27 को उस तरफ भेज देते, तो हमारे पास मिलेगा x - y इज इक्वल टू -3। सबको 9 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब इसके ऊपर से हम xy निकाल देते, तो एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं x + y इज इक्वल टू 9, x - y इज इक्वल टू -3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लस हो जाएगा 2x, 9 - 3 6, देन x इज इक्वल टू वी गेट 3। ओके, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 3 मिला, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमारा नंबर क्या था, xy,
तो x3 मिला, y6 मिला, मीन्स वी गेट 36। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर, but if x doubles his place, then he is ahead of y by 1.5 hours. Then find the speed of x walking. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं इसको, ये क्या दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट में कहा है वही फॉलो करते जाओ तो इसमें इक्वेशन बन जाता है। क्या कहा है कि टाइम टेक्स बाय x, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे टाइम टेक्स x इज मोर देन, ओके, मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे कि मोर देन टाइम किससे है? टाइम टेकन बाय y। ओके, बट आगे देखते हैं यहां से कि उसको कितना टाइम लगता है ज्यादा, 3 आवर्स। तो यहां पे मैं +3 कर देता हूं। मैंने क्या लिखा, मैं फिर से बोल देता हूं कि टाइम टेकन बाय x इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय y +3, क्योंकि x को y से कितना 3 आवर ज्यादा लगता है। अब इसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 और उसकी स्पीड। तो यहाँ पे x जितनी कितनी स्पीड लेता है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे वो x स्पीड लेता होगा। ठीक है, उसकी स्पीड हम x सपोज कर लेते हैं। और टाइम टेकन बाय y, तो उसमें भी 30 था, पर उसकी स्पीड हम y ले लेते हैं और +3 तो है ही। तो इक्वेशन ले लेते हैं 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 10/x माइनस 10/y इज इक्वल टू 3। सबको 3 से डिवाइड कर लिया तो ये 1 हो जाएगा, सभी स्टेप्स को 3 से। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसके ऊपर से और क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो हमें यहाँ पे एक और चीज दी है कि x जब भी स्पीड डबल कर देता है, ठीक है, इसे अच्छे से समझना, x जब भी स्पीड डबल कर देता है, ही इज अहेड ऑफ y बाय 1.5 आवर्स। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना कि x, इसी स्टेटमेंट को हमें समझना है कि x जब भी अपनी स्पीड डबल करता है, स्पीड कितनी थी x, तो डबल कर देता है 2x इज इक्वल टू, अब y की स्पीड तो कुछ बोला नहीं उसके बारे में, तो मतलब वैसे ही वैसे 30/y, बट x जो है वो 1.5 आवर उससे आगे चल रहा है, मतलब उसके 1.5 आवर कम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 माइनस होगा। यहाँ पे क्या था, 3 उसको ज्यादा टाइम लग रहा था तो प्लस था, यहाँ पे उसको 1.5 आवर कम लग रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 30/2x माइनस 30/y इज इक्वल टू माइनस 15/10। तो चलो 15 से सबको कट कर देते, 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट, तो क्या मिलेगा 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू माइनस 1/10। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ से अभी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 10th का क्वेश्चन है 1/x को आप क्या कर सकते हो, 1/x को हम a एज्यूम कर लेते हैं, 1/y को हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1/10 विच मीन्स 10a माइनस 20b इज इक्वल टू माइनस 1। तो इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1, 10a माइनस 20b इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, कैंसल आउट 0, 20 में से 10 जाएंगे 10b, 1 + 1 2, then b is equal to 2/10 which means b is equal to 1/5। b is equal to 1/5 आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते ताकि हमें a भी मिल जाए। तो हमें यहाँ पे दोनों आंसर चाहिए, इसलिए तो मुझे वैसे ही a चाहिए क्योंकि मुझे x की स्पीड ढूंढने को कहा गया है। ठीक है, तो b is equal to 1/5 आया, किसी में भी रख देते, पहले इक्वेशन में रख देते, माइनस 10 × 1/5 इज इक्वल टू 1, 5 2 कट हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3/10। तो a इज इक्वल टू 3/10 है, तो x क्या हो जाएगा, 10/3 km/h, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी है और y का 5 किलोमीटर होगा जो भी दिया हुआ है। तो आप कुछ स्टेप तो अवॉइड कर सकते हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हो तो ये सारी चीजें तो ये समझ में आए पूरा सब,
इसलिए मैंने की हुई है। बाकी तो कुछ स्टेप्स जो है जो ऐसे एलिमिनेशन के, वो तो आप डायरेक्टली दिमाग में कर लो, तो आप डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस। सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves 200 per month, find their monthly income. अब ये जो रेशियो होता है, मीन्स रेशियो ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर, यहाँ पे जो पहले पर्सन की जो इनकम है और दूसरे पर्सन की जो इनकम है, वहाँ पे कोई ना कोई नंबर कट हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे इनकम को, जहाँ जहाँ इनकम है हम वहाँ पे x सपोज करेंगे, जो नंबर कम होगा अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें, और जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें हम y सपोज करेंगे। तो देखो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कि सेविंग इज इक्वल टू होता क्या है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो पहले पर्सन की सेविंग और एक्सपेंडिचर देखो, सेविंग दोनों की 200 है, तो 200 इज इक्वल टू 9x माइनस 4y उसका एक्सपेंडिचर है। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड पर्सन का इक्वेशन बनाओ, तो उसकी भी सेविंग 200 ही है, बट इनकम का रेशियो अलग है, 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितना उसका 3 है, तो 3y होगा, ये सेकंड होगा। देखो दोनों में 200 सेम है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लिख सकता हूँ, विच मीन्स ये 200 एक बार 9x माइनस 4y एंड एक बार 7x माइनस 3y। तो चलो इसे देख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 9x इस तरफ, 7x इस तरफ आएगा तो 2x हो जाएगा, एंड माइनस 4y प्लस 3y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, विच मीन्स वी कैन से दैट 2x इज इक्वल टू y। ओके, हमें रिलेशन क्या मिलेगा, माइनस 3y इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस 4y प्लस 3y क्या हो जाएगा माइनस y, एंड माइनस y को मैंने उस तरफ भेज दिया, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब मुझे क्या चाहिए, उनकी मंथली इनकम चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2x में किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, तो 200 इज इक्वल टू 9x माइनस 4, y की जगह पे मैं 2x रख देता हूँ यहाँ पे, तो 9x माइनस 4 2 ज़ा 8x इज इक्वल टू 200 एंड वी गेट 9 माइनस x इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो इनकम क्या होगी, तो पहले पर्सन की, दोनों की इनकम पूछी है ना, तो पहले पर्सन की इनकम कितनी थी 9x थी, केयरफुल विद दैट, x इज इक्वल टू 200 है, तो 9 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1800। तो देखो 1800 कहीं दिख रही है, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो आपको दूसरे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप 7 200 1400 ही होगी। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same time during which the pool is filled by third pipe alone. The second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time required by the each pipe to fill the pool separately. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर इसे अच्छे से कर लेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी क्वांटिटीज हम सपोज करते हैं वो 1 में करके करते हैं, जो टाइम एंड वर्क का जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है, स्टेटमेंट को हम जस्ट फॉलो करते जाते हैं कि जो फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली करते हैं, तो फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग द थर्ड पाइप अलोन, यानी कि पहले जो 2 पाइप है, ओके मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड, वो दोनों मिलके कितने जितना बनाते हैं, थर्ड के जितना बनाते हैं, टाइमिंग सेम होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसको क्या सपोज करें। तो सेकंड पाइप है वो 5 आवर फास्टर है किससे, फर्स्ट पाइप से, एंड 4 आवर स्लोअर है थर्ड पाइप से। यानी कि देखो फर्स्ट और जो थर्ड है, ठीक है, वो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेकंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पाइप ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड पाइप ले लेता हूँ, एंड देन थर्ड पाइप। तो देखो क्या कहा गया है कि सेकंड पाइप जो है फील्स द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ओके, तो सेकंड पाइप को मैं मान लेता हूं कि उसको x आवर टाइम लगता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप को कितना लगता होगा कि फर्स्ट पाइप जो है वो 5 आवर फास्टर है, तो यानी कि वो x + 5 होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हुआ है कि 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, यानी कि जो थर्ड पाइप है उससे कितनी है, 4 आवर स्लोअर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 4।
ठीक है, अब इन दोनों को इसी इक्वेशन में रख देते हैं। टाइम ऑलवेज कन्वर्जन में लिखते हैं 1 अपॉन करके लिखते हैं। तो फर्स्ट पाइप का कितना था 5 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थर्ड पाइप का कितना था 1 अपॉन एक्स माइनस 4। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा नीचे इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4, विच मीन्स वी कैन से दैट 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आगे क्या होगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 8x 5x माइनस 20 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक तरफ ले आते सबको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस 8x प्लस 5x माइनस 3x एंड इस तरफ आएगा तो माइनस 8x अगेन हो जाएगा। एंड या आप ऐसा भी समझ सकते हो 5x काट दो इसको इज इक्वल टू 0। तो 10 2 20 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियरली नेगेटिव हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कितना आंसर होगा 10 आवर होगा, ये 10 प्लस 5 15 होगा और ये 10 माइनस 4 6 होगा। हमें क्या पूछा था कि फर्स्ट 5 को कितना लगेगा और सेकंड और थर्ड को, ठीक है 15 आवर 10 आवर एंड 6 आवर। हमें टाइम इस तो इतना लगेगा। फिर आपको अगर रीचेक करना है तो भी आप कर सकते हो। तो देखो एक जो चेक वापस स्टेटमेंट के साथ चेक कर लो जब भी आपका आंसर आए कि सेकंड पाइप को 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो देखो फास्टर है वो फर्स्ट से, तो देखो 5 घंटे उसको कम लगे, और स्लोअर है द थर्ड से, तो उसको वहां पे जो थर्ड पाइप से है वो 4 घंटे कम लगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 1 and 11. If the sum of its terms is 36, then the number of terms will be. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या होता है a होता है, और लास्ट टर्म क्या होता है, तो लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। 11 दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ दिस टर्म यानी कि Sn इज इक्वल टू 36, व्हाट द नंबर्स विल बी। ठीक है, तो Sn का तो फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो हमारे पास a है l है बट n नहीं है। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि नंबर ऑफ n टर्म्स कितने होंगे। तो चलो जो जो वैल्यू है हमारे पास हम पुट कर देते हैं। Sn कितना दिया हुआ है 36, n हमें नहीं पता है, a हमारे पास 1 है और l हमारे पास 11 है। 36 इज इक्वल टू n/2 इंटू 12 हो जाएगा, 2 6 जा 6 कट, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कितना होगा 6 टर्म्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ 9⁻⁻⁻, 9⁻⁻⁹ एंड 9⁻⁻27 अप टू इनफाइनाइट इज व्हाट। ओके, ऑप्शन हमें दिए हुए 1 3 9 एंड नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 9⁻⁻⁻, 9⁻⁻�9, 9⁻⁻27, उसको हम फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि ऊपर पावर जो है अगर बेस सेम हो तो उन सबका एडिशन होता है। तो 1/3, 1/9, 1/27, इस तरह से हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट भी लिख देता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि जो 1/3 है, 1/9 है, 1/27 जो सीक्वेंस दिया है वो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो उसके हिसाब से अगर ये सीक्वेंस देखी जाए तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है a इज इक्वल टू 1/3 एंड r इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो होता है। तो 1/9 और 1/3 हम करते हैं तो हमें मिलता है वो भी 1/3। ठीक है, r इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, तो इसके ऊपर से क्या हो जाएगा 9, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा a/1 माइनस r। ये जो पूरी सीक्वेंस है उसका यहाँ पे लगेगा। तो क्या होगा 9, a कितना है हमारे पास 1/3, 1 माइनस 1/3। इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, 2/3, कैंसल आउट ईच अदर। तो 9 क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। तो 9 विच मीन्स √9 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी 10 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन 3 हो जाएगा। PQBA 2 AMs
एंड जी बी ए 1 GM यानी कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो पी और क्यू दो अरिथमेटिक मीन है दो नंबर के बीच में। इसका मतलब ये होता है कौन से दो नंबर, तो हम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी, उनके बीच के दो अरिथमेटिक मीन है पी और क्यू। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो उसके रिलेशन कुछ बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, वो लिखते हैं हम, पहले वो आगे देख लेते हैं कि जी बी है वो जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन द टू नंबर्स, मीन जी अकेला ही है तो यहाँ पे ए जी और बी जो बिलोंग्स टू क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन का रिलेशन होता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ओके, हमें जी स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, तो मेरे पास ए और बी तो है नहीं यहाँ पे, उनके बिना तो यहाँ पे काम चलेगा नहीं, तो यहाँ ए पी क्यू और बी के हिसाब से हमें उसका रिलेशन मिल जाएगा। तो कैसे, देखो अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सबका डी सेम होता है। डी का मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो यहाँ a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो p माइनस a इज इक्वल टू q माइनस p होगा। इसके ऊपर से एक रिलेशन मिलेगा p माइनस q एंड प्लस p इज इक्वल टू a। मैंने a को एक तरफ रखा क्यों, क्योंकि मुझे a की जरूरत है, तो p प्लस p 2p माइनस q इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे a मिल गया। सिमिलरली मुझे b मिलना हो तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम कराऊंगा। ठीक है, q माइनस p इज इक्वल टू b माइनस q। ठीक है, ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये AP में होता है इसलिए। तो 2q माइनस p हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो देखो a यहाँ पे मिल गया, b यहाँ पे मिल गया, तो रख देते हैं हम यहाँ पे 2p माइनस q एंड 2q माइनस p। तो 2p माइनस q एंड 2q माइनस p इज आवर सेकंड ऑप्शन। तो 11th में हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो इसी तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 एंड -4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। ठीक है, एक लाइन है जहाँ पे एक a पॉइंट है मान लो -3 एंड -4, एक b पॉइंट है जहाँ पे 1 -2 है, और बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, y एक्सिस p पॉइंट मान लो, तो 0 y है क्योंकि वो y एक्सिस पे तो x एक्सिस 0 होगा। ठीक है, तो अब जब भी रेशियो फाइंड करना है हमें, तो जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो ऑलवेज k:1 वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम रेशियो किस तरह से फाइंड करते हैं, तो 0y इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ओके, तो k x1 ये क्या है और ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। ठीक है, तो x2 कितना है 1, x1 कितना है हमारे पास -3 और नीचे k प्लस 1। देन आफ्टर दैट k y2 कितना है -2 एंड y1 कितना है हमारे पास -4 और नीचे k प्लस 1। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली आते हैं तो एग्जाम में तो आप टाइम सेव करने के लिए ये दूसरा या तीसरा स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले टर्म को हम पहले टर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो 0 क्योंकि हमें तो k से ही मतलब है ना, k1 जा k -3 अपॉन k प्लस 1, ये दोनों टर्म को कंपेयर कर सकते हो आप। तो k प्लस 1 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू k -3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसलिए, तो k इज इक्वल क्या मिलेगा 3, तो k इज इक्वल टू 3 देन 1, 3:1 हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3:1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 7x, y -6 एंड 9, 10 इज एट 6, 3, देन xy इज इक्वल टू व्हाट। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 6, 3 में डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 7 प्लस y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, देन x -6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। वैसे तो यहाँ प्लस होता है पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट -6 लिख लिया। तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस 7 16 प्लस y इज इक्वल टू 3, विच मीन्स 6 3 is 18 इज इक्वल टू 16 प्लस y मीन्स y इज इक्वल टू 2। 18 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो y एक 2 यहीं पे है सिर्फ, तो आप डायरेक्टली यहीं से आंसर टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, पर ये सॉल्यूशन है इसलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ। तो ये 3 और 3 9 हो जाएगा, और x 10 माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आंसर टिक करने की जरूरत नहीं होती, चेक करने की जरूरत नहीं होती। एक अगर कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है तो आप दूसरा
लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ A49, B23, C65 आर द वर्टाइसेस ऑफ ABC, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू C इज व्हाट। ओके, तो हम यहाँ पे इसका मीडियन का लेंथ निकाल रहे हैं। तो ABC देखो क्या दिया हुआ है हमें, A विच इज 49, B विच इज 23 गिवन कोऑर्डिनेट एंड C 6, 5। अब क्या कहा है कि लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C से एक यहाँ पे मीडियन निकालते हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पे D नाम देता हूँ। ठीक है, मुझे CD पूछा है, CD कितना होगा। अब मेरे पास C के तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 6, 5 दिया हुआ है, बट D का कोऑर्डिनेट नहीं है। अगर मुझे D का कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो मैं CD की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो वो मीडियन है, मीडियन विच इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट। तो A और B का मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, तो वो हमारे D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो B का x और यहाँ पे A का 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 डिवाइडेड 2 3 हो जाएगा। 3 + 9 12/2 इज 6। तो ये मिल गया हमें। तो चलो इसका हम लोग लेंथ निकाल देते हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 - 6 का स्क्वायर। तो 6 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 - 1 स्क्वायर विच मीन्स 9 + 1 विच मीन्स √10। तो हमारा आंसर क्या होगा, √10 यूनिट्स हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर areas are in the ratio 16:25, then find the ratio of their corresponding heights. Carefully read that, उनके corresponding heights का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल जस्ट सपोज यहाँ पे ये होते इस तरह से, एक ABC है और एक PQR है। ठीक है, कोई भी corresponding दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली तो जो ये 10th में जो सम होता है उसमें तो हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी होती है, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से उसका फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे आंसर डायरेक्टली ला सकते हैं। तो देखो वो सिर्फ कैसे होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि आइसोसेलेस की बात हो रही है तो वो सिमिलर होने वाली है, और तीसरा एक इक्वल एंगल दिया हुआ है, नो मैटर व्हाट विच एवर। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा एंगल ले लो या कोई भी एंगल ले सकते हो। तो ऐसे सिमिलरिटी इस तरह से प्रूव हो जाती है, बट दोनों में हाइट नहीं है, तो हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे D नाम दे देते, यहाँ पे क्या नाम दे देते, S नाम दे देते। ठीक है, तो हमें AD और PS ये जो हाइट होती है उनका रेशियो निकालना है उसका। तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास बुक में कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगुलर PQR इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर होता है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स का। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PS स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ABC हमें दिया हुआ है 16 और एरिया ऑफ PQR भी दिया हुआ है 25। then which means we can say that AD square upon PS square, 16 का स्क्वायर रूट 5, 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 होगा, then AD upon PS। तो ये हमें मिल गया डायरेक्टली, तो 4/5 ये हमारा आंसर होगा। ये सिमिलरिटी होती है पर आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लगा के हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इफ 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेंजेंशियल टू अ सर्कल देन व्हाट। ठीक है, यानी कि सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी बात हो रही है। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है थ्योरम का जो हम प्रूव करते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर है डायरेक्टली कि कुछ इस तरह से होता है सर्कल के अंदर। तो जस्ट सपोज ये है इस तरह से और इसके रिगार्डिंग आसपास सर्कल होता है। तो यहाँ पे अगर ये AB, C और D अगर उसके आसपास सर्कल होता है तो इसमें से आंसर डायरेक्टली क्या होता है, AB + CD अपोजिट साइड्स का एडिशन हो जाता है एंड BC + AD होता है। ठीक है, तो AB + CD BC + AD ये भी थ्योरम में प्रूव करना होता है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट स्टेटमेंट से हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जो कंस्ट्रक्शन में होता है कि एक सर्कल है जस्ट सपोज, और उसमें ये जो दो टेंजेंट है वो वहां पे इंक्लाइन कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे मीट हो रही है, तो वो एंगल पूरा कितना है 60 का है। अब वो यहाँ पे जो सेंटर होता है जस्ट सपोज O, तो ये जो दो रेडियसिस होती है, ठीक है, वो 90 पे इंटरसेक्ट करती है, यू नो दैट। ओके, ये 90 पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगर ये जो इंक्लाइन हो रहा है उस एंगल को सेंटर के थ्रू जोड़ दिया जाए तो ये जो 60 एंगल दिया है वो एग्जैक्टली
डिवाइड हो जाता है हाफ के बराबर, यानी कि दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये 60 का था, तो ये दो छोटे छोटे एंगल कितने में बढ़ जाएंगे, 30-30 में। तो इनको हम नाम दे देते हैं पी ए, ओ तो दे दिया है, और सी। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, यानी ये जो लेंथ है पी ए और पी सी कितनी होगी। दोनों एक्चुअली सेम होती है, क्योंकि टेंजेंट के लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं, अगर यहाँ पे सेम पॉइंट पे मिलते हैं तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये क्या होगा, ये राइट ट्राइंगल उठा लिया, एक ए जो है वो 90 है, ओ यहाँ पे ले लेते हैं और पी यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओ रेडियस है, रेडियस हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। पी हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है कितना लेंथ होता है। ये 90 है और सामने वाला एंगल कितना है 30, ये जो पी के साथ है वो एंगल कितना होगा 30, क्योंकि वो बाइसेक्ट हो जाता है इसलिए। तो tan 30 इससे लगेगा रूल, tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मींस OA डिवाइडेड बाय AP, मींस tan 30 इज 1/√3, OA इज इक्वल टू 3/AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AP इज इक्वल टू क्या होगा 3√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, tan 1, tan 2, tan 3 एंड अप टू tan 89। ठीक है, ये 10th में 11th में बहुत सारा बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दो दो के हम पैर बना लेते हैं कि tan 1 है, ऐसे ना एंगल हम ढूंढते हैं जिनका एडिशन 90 होता हो, कि 1 और 89 उनको साथ में लिख लो। ओके, tan 89, उसके बाद tan 2 के साथ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर लिख दिया 88, उसके बाद tan 3 के साथ किसको लिखेंगे, tan 87। वैसे सबके पैर बनते जाएंगे, सिवाय एक का नहीं बनेगा, tan 45 का, जो कि उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं कि tan 1 है, उसमें से ये जो 89 है उसको हम कैसे लिख लेते हैं, tan 90-1। ओके, tan 2 को वैसा ही लिख देते हैं, और tan ये 88 है उससे 90-2। tan 3 को वैसा ही रखते हैं, tan 87 है जो 90-3, और अप टू ये tan 45 है जो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan 1 वो रूल लगता है 90 वाला कि tan 90-1 क्या हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा। 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, tan 2 cot 2, tan 3 cot 3, इस तरह से। और यहाँ पे तो 1 था ही, ये सारे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे सबके सब। तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। तो cot इज इक्वल टू 1/tan 1 होगा, देन विच मींस इट गॉट कैंसल्ड, सब कुछ कट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू A, cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू B, देन tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि s प्लस एस इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर एक फॉर्मूला मैं याद करवाऊं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जिसके बराबर हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअली a दिया हुआ है। इसी तरह से अगर cos अल्फा माइनस cos बीटा की बात करें, cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू -2ss होता है, अगर आप शॉर्टकट तरीका याद रख रहे हो तो, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसे ये जो राइट हैंड साइड जो हमने लिखी, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए tan अल्फा माइनस बीटा। tan थीटा का मतलब हमें पता है sin थीटा अपन cos थीटा होता है। ठीक है, तो sin अपन cos हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो sin अपन cos मुझे यहीं से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता, तो यानी कि 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है b/a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, सिर्फ नेगेटिव बचता है, तो नेगेटिव उस तरफ दे दो, तो माइनस b/a बचेगा, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस माइनस बीटा बाय 2, तो माइनस b/a हमारे पास ऑप्शन है, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है,
अब जब एग्जाम में सॉल्व करते हो तो ये चीज़ें तो लिखनी नहीं होती, यहीं से कट कर दो, डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाता है, दिस नेगेटिव साइन इज बी बाय ए। क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विच सेटिस्फाइज द 2 sin square x plus √3 cos x plus 1 इज इक्वल टू 0। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा वो, ठीक है, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, जब भी हम ये पॉजिटिव एंगल स्मॉलेस्ट या ऐसे कुछ भी निकालते हैं तो सारे ही फंक्शन एक में रखते हैं, यानी कि साइन कॉस अलग अलग नहीं रखते, या तो पूरा इक्वेशन कॉस में होता है या तो पूरा साइन में होता है, ठीक है। ये जो साइन स्क्वायर है उसको हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स सिंप्लीफाई करते हैं, -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे हम अगर रीराइट करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 cos x माइनस 3, क्योंकि हमने साइन चेंज की सबकी। अभी एक्चुअली ऐसा ही क्वेश्चन है कि 2x² माइनस √3x माइनस 3 सिर्फ साथ में cos है, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो इसका आपको स्प्लिटिंग पता होना चाहिए। इसका स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 √3 cos x प्लस √3 cos x माइनस 3। तो देखो ये किया क्या, अगर x के हिसाब से समझोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, -2 √3x प्लस √3x किया हमने। तो देखो -2 √3 में से प्लस √3 निकालो तो -√3 बचता है, उनका प्रोडक्ट देख लो तो फर्स्ट एंड लास्ट तक मैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा आगे, तो 2 cos x हम बाहर निकालते हैं, cos x माइनस √3 प्लस यहाँ पे √3 कॉमन निकलेगा तो cos x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार cos x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -√3/2 मिलेगा प्लस √3 उस तरफ जाएगा तो n एक बार cos x इज इक्वल टू √3 मिलेगा, इस तरह से। अब आप सभी जानते हो कि cos x वैल्यू रहती कहाँ है, तो -1 एंड 1 के बीच में होती है cos x की वैल्यू, ठीक है। तो ये √3 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो वो 1 से ज़्यादा जा रही है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या ले देखें, cos x इज इक्वल टू -√3/2। तो इसे हम किस तरह से, नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो cos x इज इक्वल टू cos -√3 मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कॉलस टीसी के हिसाब से, तो -√3/2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, ठीक है, 5π/6 हो जाएगा, जो कि वैल्यू है उसकी नेगेटिव। तो cos निकल जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस 5/6 होगा, ठीक है। प्लस और माइनस पर यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू लेनी है, सिर्फ फॉर ओनली 5/6 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5π/6। अगर इसका आप एक्चुअली में अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिवीजन हो जाएगा आपका। साइन x इज इक्वल टू, अगर साइन y होता है तो x आपका क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n π प्लस -1/ny वेर n बिलोंग्स टू z। ये थीटा यहाँ से निकलता है, या x और y, अगर साइन थीटा आप साइन इस तरह से देखते हो तो। और अगर cos x इज इक्वल टू cos y होता है तो उसका क्या होता है, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस -1/ny, जो कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 0 लिया था हमने, लीस्ट पॉसिबल n बिलोंग्स टू z, तो n इज इक्वल टू 0 लिया हमने यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिर्फ y मिला हमें 5π/6 मिला, 5π/6 मीन्स 150, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5π/6। ओके, क्यों हमने n इज इक्वल टू 0 लिया था, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल था इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर is 30. The distance of the car from the base of the tower is what? Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है 75 मीटर का एक टावर दिया हुआ है, तो सपोज ये 75 मीटर का एक टावर है, ठीक है। डिस्टेंस इज यहाँ पे इस 30 एंगल दिया है एंड कार फ्रॉम डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मान लो यहाँ पे कार है, ठीक है, कहीं पे उसको ऊपर से हम ज्वाइन कर लेते, यहाँ पे कार खड़ी हुई है, ठीक है। इसको नाम दे देते A, B एंड C नाम दे देते हैं,
अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से कोई देख रहा है, ठीक है, तो उसका एंगल 30 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से 30 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, tan 30 निकाल देना है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, ए बी 75 है एंड बी सी हम ढूंढ रहे हैं ये कितना डिस्टेंस था, ये टावर था ए बी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 75√3 सेंटीमीटर, या मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में 75√3, ठीक है। तो ये 21 क्वेश्चन था। 22 देखते हैं, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन एरिया ऑफ डिमिनिश्ड बाय व्हाट परसेंट। तो रेडियस है वो 10% कम कर दी गई है, ठीक है। अब देखो कोई चीज अगर कम होती है तो उसे किस तरह से लिखा जाता है कि 10% डिक्रीज होती है, तो आर में से वो 10% ऑफ आर डिक्रीज हुई है, विच मीन्स आर 10/100 of r, we can say that 0 0 cancel and 10r minus r 9r upon 10। तो न्यू जो है r, ये जो है वो कितनी है यहाँ पे 9r/10 है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एक्चुअली, एरिया ऑफ सर्कल विच मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो पाई बट r कौन सा रहेगा 9r/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पाई और 9 का स्क्वायर 81/100 आर स्क्वायर, विच मीन्स 81/100 आर स्क्वायर। अब ये जैसे ही रेडियस कम हुई वैसे ही एरिया उसका, तो ये जो दोनों हमने निकाले वो आर जो है वो न्यू है और यहाँ पे एरिया है वो भी न्यू है, ठीक है, वो डिक्रीज होके एक्चुअली में रेडियस कितनी थी आर, उसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें कितना डिक्रीज हुआ परसेंट में एरिया वो पूछा है, तो एक्चुअली डिक्रीज एरिया यानी कि डिमिनिश एरिया इज इक्वल टू एक्चुअली एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर माइनस नया एरिया कितना है कम रेडियस होके 81/100, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकालो 1 माइनस 81/100, देन यहीं से आपको आंसर पता चल जाता है कि 100 1 100 में से 81 जाएंगे तो 19/100 यानी कि 19%। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम उसको इक्वेशन में लिखते ही जाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज, ओके, तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको अच्छे से समझना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर होता है, तो मान लो उसकी साइड x इंटू एक्स है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल विच मीन्स पाई आर स्क्वायर, इतना हमें दिया हुआ है। अब आगे हमें रिलेशन में ये दिया हुआ है कि उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब उनकी पेरीमीटर का निकालते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होती है, साइड हमने एक्स ली थी, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है एक्चुअली पेरीमीटर के लिए हम यूज ये करते हैं सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो x की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर था तो x इज इक्वल टू रूट पाई आर लिख सकते हैं, तो रूट पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा r, तो नीचे r बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नीचे तो सिर्फ r ही है और एक पाई था, ठीक है, यहाँ पे एक पाई था मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पाई आ जाएगा, आर आर कैंसल, देन रूट पाई और पाई नीचे बचा है यानी कि रूट पाई एक कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई बचेगा, तो 2/√पाई बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 2:√पाई, ठीक है। यहाँ पे एक पाई रह गया था जो मैंने बाद में लिखा, तो आंसर हमारा क्या होगा 2/√पाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज व्हाट, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा वो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेमिस्फीयर आपको पता है इस तरह से दिखता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये इस तरह से हेमिस्फीयर होता है और उसके अंदर से हमें कोन निकालना है, ठीक है। कोन हम यहाँ से इस तरह से देख लेते हैं, ये कोन होता है जो हेमिस्फीयर से हमें निकालना है।
तो रेडियस ऑफ कोन हम सब पहले सपोज करते हैं, रेडियस ऑफ कोन वुड बी आर। ओके, देन हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। अब हेमिस्फीयर में हाइट भी कितनी होती है, वो आर जितनी ही होती है, ठीक है, तो हाइट भी उसकी कितनी होगी, आर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो रेडियस है वही तो हेमिस्फीयर की हाइट होती है, ठीक है, तो 1/3 पाई वैसा का वैसा आर स्क्वायर, और एच जो है वो क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि तभी ये जो हाइट है वही रेडियस बन जाती है, तो एच की जगह पे आर, तो क्या 1/3 पाई आर क्यूब होगा, यानी पाई आर क्यूब बाय 3। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, पाई आर क्यूब बाय 3 होगा। ईच ऑफ डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है कि सिलेंडर को पिघला के स्फीयर बनाए जा रहे हैं, वो भी रेडियस कितने 3 सेंटीमीटर के, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब उनकी डिटेल्स हम लिख लेते हैं। पहले स्फीयर की बात करते हैं, तो उस पर डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, उनका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर की बात करते हैं, उसमें हाइट कितनी दी है 45 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जिसमें से जो चीज़ बन रही होती है ना वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में होती है, और जो पिघल के बना रही होती है वो न्यूमरेटर होता है, यानी कि वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, उसके बराबर मिलता है कि नंबर ऑफ स्फीयर कितने बने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई तो पहले ही कटेगा, 2 × 2 × 45 देन 4, और ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड आर क्यूब, आर कितना है 3 × 3 × 3, तो 3 3 = 9, ये कट हो, एक 3 गया, 3 3 = 9 एंड 9 5 कट, कितने बनेंगे 5 स्फीयर बनेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 7 8 x 11 14 इज x, देन x इज इक्वल टू व्हाट। कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन का मतलब नॉर्मल एवरेज ही होता है, 7 + 8 + x + 11 + 14, इन सब का एडिशन और कितने नंबर टोटल 5 है, जिनका कितना मीन है x दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो x फाइंड करना है हमें। तो 7 + 8 कितने होंगे 15, 15 + 11 इज 26, 26 + 14 इज 40, तो x + 40 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। सारे x एक तरफ चले जाएंगे तो 5x - x 4x, देन विच मीन्स x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12 देन मोड एक्सीड द मीडियन बाय, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मोड दिया हुआ है और यहाँ पे मीन भी दिया हुआ है। तो मोड जो है वो मीन के ऊपर डिपेंडेंट है, कि मोड की सीरीज है वो मीन से ज्यादा बढ़ रही है 12। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन को अज्यूम करते हैं। तो लेट सपोज मीन इज x, ओके, इसे हम सपोज कर लेते हैं कि मीन क्या है x है। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड जो है वो उससे 12 ज्यादा है, यानी कि x + 12। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है कि जो स्टैटिस्टिक में हमारा फॉर्मूला जो होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मोड + 2 मीन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड + 2 मीन। तो मोड की वैल्यू तो हम ला चुके, कितनी ला चुके हैं x + 12, और 2 मीन यानी कि 2x हो जाएगा, क्योंकि मीन की जगह पे तो हमने पहले ही सपोज किया x। तो मुझे 3 मीडियन क्या मिला, यानी कि मुझे सिर्फ मीडियन क्या मिला, तो देखो x + 2x 3x + 12, और नीचे क्या हो जाएगा 3, ये 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया, 3 अगर कटेगा यहाँ पे तो x + 4 बचेगा। तो मीडियन इज इक्वल टू कितना आया x + 4। तो अब हमें एक्चुअली पूछा क्या था कि मोड कितना ज्यादा होगा मीडियन से। इस चीज को अच्छे से समझना कि मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा।
तो देखो इस चीज को हम कैसे समझे यहाँ पे कि इसको इक्वेशन हम 2 नाम दे देते हैं, वो 1 था और इसको 2। मोड को मीडियन से ज्यादा बताना, यानी कि ऐसा कहने का मतलब क्या है कि मोड इज इक्वल टू मीडियन बाय हाउ मच इंक्रीजिंग, ठीक है, कितना एक्सीड हो रहा है यहाँ से, मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस। तो ये दोनों इक्वेशन को देखो और चेक करो कि हम किस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। x + 4 है, x + 12 है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं x को कंपेयर करूं दोनों साइड पे, इसको मैं ऐसे लिख लूं, मोड -12 इज इक्वल टू x, और ये वाला जो इक्वेशन है मीडियन -4 इज इक्वल टू x, ठीक है, इसको मैंने इस तरफ भेज दिया तो x आएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं मोड -12 इज इक्वल टू मीडियन -4 दोनों साइड। अब मुझे -12 को मैं उस तरफ भेज दूंगा क्योंकि मुझे मोड एक तरफ चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। तो मीडियन -12 उस तरफ जाएगा तो 4 + 12, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, तो मीडियन +8 हो जाएगा, यानी कि 8 वो ज्यादा होगा, ठीक है। मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा, 8 ज्यादा होगा। 28 the abscissa of the point of intersection of less than type and of the more than type cumulative frequency curves of the group data gives it। तो बेटा ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है, मीडियन होता है। ये कैसे होता है वो कुछ मैं सिंपली मैं बता देता हूँ। ऐसा अगर आपने ये ग्रुप देखे ही होंगे, इस तरह से ये जो मोर देन लेस देन वाले ग्राफ होते हैं जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, इस तरह से कुछ ज्वाइन होता है ग्राफ में, तो ये जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिश एंड नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिश ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, यानी कि 23 से नीचे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने नंबर है टोटल 90 डिश के 1 से लेकर 90 तक। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर एक्चुअली वो होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले हो, यानी कि सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आए। तो देखो वो 2 होता है, 3 होता है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 22, 23। नो 23 को काउंट नहीं करना है, लेस देन 23 का है इसलिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 90। तो काटो इसको और भी कटेगा, अभी 4/45 हो जाएगा, बस वो हमारा आंसर है, ठीक है, 4/45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 30, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ओके, 50 फर्स्ट नेचुरल नंबर है और 3 और 5 के मल्टीपल जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो 3 के टेबल में पहले कितने नंबर आते हैं 50 तक लिख लेते, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड 48। 5 के टेबल में कितने आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है। फर्स्ट 50 क्या नेचुरल नंबर का है, इसलिए 50 को हम काउंट करेंगे। अब जो जो कॉमन है वो निकाल दो इनके दोनों में से। 15 कैंसिल है, फिर कॉमन है इसलिए 30 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 45 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई 3 से यहाँ पे डिविजिबल बचता नहीं है। देखो कितने बचे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 हुए जो कॉमन नहीं थे। अब जो कॉमन हुए उनकी जगह पे एक ही काउंट करना है, तो 21 22 और ये जो हुआ वो 23। तो हमारा आंसर होगा 23/50। जो 2 कॉमन लिए थे उनकी जगह पे एक ही काउंट करना, तो 23/50 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 52 मंडेज।
ओके, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 366, तो मैं उसको पहले 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कितने वीक है वो हमें पता चल जाए लीप ईयर में। तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 2 डेज बचते हैं। 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, यानी 364 प्लस 2। ओके, तो 52 वीक्स है, उसमें 52 मंडे तो चले ही गए। ठीक है, 52 मंडे तो यहाँ पे क्या हो गए, चले ही गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 52 वीक के बाद बोला होता कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती मंडे की, तो श्योरली यहाँ पे 2/7 आ जाता आंसर। बट 52 वीक में 52 मंडे तो चले गए, यानी कि अब उनको मंडे नहीं चाहिए। जो 2 दिन है उसमें उनको मंडे नहीं चाहिए, वो तो इसी में ही कवर हो गए वीक में। तो अब क्या करेंगे वो डायरेक्टली, अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाद में मेथड भी दूसरा भी बताऊंगा। तो देखना, अब तो उनको मंडे नहीं चाहिए ना, वो तो 52 वीक्स में ही चले गए। तो अब मंडे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 - 2/7 विच मीन्स 5/7। तो हमारा आंसर क्या होगा 5/7। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये 2 वीक बचे, अब मैं बेसिक मेथड दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये ना समझ में आए तो देखो 2 दिन बचे ना हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, मान लो मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे आता है या तो ट्यूसडे आएगा, या तो वेडनेसडे, या थर्सडे आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं, थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे। अब क्वेश्चन को अच्छे समझना, 52 वीक में 52 संडे जा चुके हैं, ठीक है, संडे नहीं सॉरी मंडे के 52 वीक में 52 मंडे जा चुके हैं। अब वो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे ऐसे ढूंढो जिसमें मंडे ना आता हो, ठीक है, जिसमें मंडे ना आता हो। तो एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये पांचों है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर सैटरडे संडे लिखा था और मंडे आ जाएगा, ये एक लाइन लिखना भूल गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मंडे वाले यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी आप देखो तो मंडे और ट्यूसडे अब तो यहाँ से रिपीट होते हैं, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कितने बचे 1 2 3 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5/7। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता कि मुझे 53 मंडे के लिए क्या होता, तो 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो क्या होता कि 52 तो चले गए, अब एक यहाँ पे मंडे बचा है ना, तो वो 2 दिन में से लेना पड़ता, तो 2/7 उसमें आंसर होता मेरा एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे तो 52 पूरे ही कवर हो गए, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी 5/7 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 32। इन अ सिंगल थ्रो और पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज। ओके, तो ये जो 1 1 1 2 1 3 वगैरह है, उसमें सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किस में आता है, तो मैं सिर्फ जो आता है वही लिख रहा हूँ। 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 1 3 जो कि +4 होता है, 1 + 3 4 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 1 4 5 1 5 6 1 6 7 नहीं होगा, 2 1 2 2 होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं, 2 5 7 2 6 8 नो। ओके, 3 1 हाँ हो जाएगा क्योंकि वो 4 है, 3 2 5 3 3 9 सॉरी 3 3 6 होगा, नहीं होगा, 3 4 7 3 5 8 3 6 9। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 हो जाएगा 9, 4 6 नहीं होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 6 1 6 2 6 3 9 होगा, 6 4 6 5 एंड 6 6 12। बस इतने होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इन सबका हम कर लेते कि कितना होगा ये टोटल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 आउटकम है यहाँ पे, सॉरी 7, और नीचे टोटल कितने 1 1 1 2 1 3 करके 36। तो हमारा आंसर क्या होगा 7/36 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 5n+2 -6 × 5n+1 डिवाइडेड बाय 13 × 5n -2 × 5n+1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इजी क्वेश्चन है ये। देखो 5n और आप इसे 5² भी लिख सकते हो, -6 × 5n+1 को 5n × 5/1 लिख सकते हो, 13 × 5n -2 × 5n × 5/1 लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी है जो पावर है एक्सपोनेंट की। काटो 5n सब में कॉमन है, 5 का स्क्वायर 25,
और 6 5 जा 30 हो जाएगा। 13 वैसा का वैसा माइनस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो -5 13 - 10 विच मीन्स वी गॉट 3 -5/3। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा -5/3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू अंडर क्यूबिक रूट 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ठीक है, तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं x³ 1/x³ क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले x³ है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू अंडर क्यूबिक रूट दिया हुआ है तो उसका x³ क्या होगा, तो उसका x³ होगा, क्यूबिक रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 + √3, जिसकी वैल्यू होगी हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 + √3। ठीक है, क्यूब हटाते हैं वैसे ही जैसे क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो 1/2 + √3 होगा। ये इसके फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा अपॉन 2 + √3। ठीक है, तो ये क्या, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab यानी 2 2 4 4√3 + 3 + 1 नीचे 2 + √3, तो 4 + 3 7 7 + 1 8 + 4√3। तो देखो 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 2 + √3 और नीचे 2 + √3 ऑलरेडी है, काट दो, क्या बचेगा सिर्फ 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, a + b + c = 9, ab + bc + ca = 23, a³ + b³ + c³ - 3abc = 1। ठीक है, तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला तो ये है a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि यहाँ से ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पे ये फॉर्मूला जाता है a + b + c और a² + b² + c² माइनस यहाँ से ab + bc + ca। ठीक है, उसका एक्चुअली फॉर्मूला ये है। ओके, बट अब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे पास a + b + c तो है भाई 9 है। ठीक है, ab + bc + c वो भी है मेरे पास, बट a² + b² + c² नहीं है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लेना पड़ता है कि मैं उसके लिए क्या करूँ, तो मैं उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a + b + c 9 है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, a² + b² + c² प्लस इनमें सब में 2 कॉमन है तो ab + bc + ca 81 = a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ca कितना हो जाएगा 23। तो 23 2 = 46, 81 - 46 = व्हाट a² + b² + c²। तो 81 में से 46 जाएगा तो 11 में 6 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 35, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। ओके, तो a + b + c 9 दिया हुआ है, a² + b² + c² 35 दिया हुआ है, ab bc कितना दिया हुआ 23, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 9 का कितना होगा 108। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर कितना होगा 108 होगा। आगे देखते हैं x - 2 है एंड x = 1/2, देयर आर फैक्टर ऑफ px² + 5x + r, देन which relation is satisfied, p = r, p + r = 0, 2p + r = 0 and p + 2r = 0। तो ये अगर दोनों ही फैक्टर है इसका मतलब तो ये होता है कि ये सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब कि x = 2 ले लो, x - 2 के बराबर 0 ले लो तो x2 आएगा, इसमें पुट करो p² प्लस x यहाँ पे 2 रख रहा हूँ 5 × 2 + r = 0 विच मीन्स 4p + 10 + r = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आके रहा 4p + 10 + r। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4p + r = -10। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर x = 1/2 लेके करो तो p of 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 + r = 0 मीन्स p/4 plus 5/2 plus r, which means we can say that
पी अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये फैक्टर सेटिस्फाई होता है तो मैंने 1/2 वैल्यू रखी, तो एक तरफ रखते हैं पी अपॉन 4 प्लस आर इज इक्वल टू नेगेटिव 5/2। तो ये क्या होगा, p प्लस 4r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो p प्लस 4r इज इक्वल टू क्या होगा, -10। तो देखो ये इससे इक्वेशन 2 मिला, इससे इक्वेशन 1 मिला। देखो -10 बोथ साइड सेम है, तो मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करवा सकता हूँ। 4p प्लस आर इज इक्वल टू p प्लस 4r। 4p माइनस p क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इज इक्वल टू 4r माइनस r क्या हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 3r। 3 कैंसिल, तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू r। ठीक है, तो मुझे रिलेशन क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू r। 37 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, A, B और C और D, C और D। उसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं AC एंड BD, ये क्या है, P पॉइंट पे। ठीक है, उसमें ABD जो एंगल है, A, B और D, ठीक है, ये जो ABD एंगल है ये वाला, वो कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DPC। ओके, ये DPC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये कितना होता है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक चीज को समझो कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ना, वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ओके, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, विच मीन्स ये जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और डायगोनल इक्वल तो होते ही, यानी कि ये सारे के चारों जो पोर्शन है, ये जो AP, PC, PB, PD, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरम आता है कि अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो ये PB के AP के सामने कौन सा एंगल है, 50, तो वो है, तो यहाँ PB के सामने भी कौन सा होगा, 50 होगा। ठीक है, इसके हिसाब से 50 होगा। अब ये APB को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, तो 50 + 50 100, और 180 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 80। ठीक है, तो ये वाला 80 मिल गया हमें। APB मुझे चाहिए कौन सा, DPC, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ तो आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप लिख सकते हो जो मैं बोला भाई, जरूरत किसको है। ठीक है, हम डायरेक्टली शॉर्ट में से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 37 था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द 16 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये इसके लिए आपको एक थ्योरम आना चाहिए जिसके ऊपर से ये होता है, जिसे विल्सन थ्योरम कहते हैं। उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, उसे लगा दो आप, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। उसका फॉर्मूला कौन सा है, रिमाइंडर ऑफ P - 1 फैक्टोरियल, ये इसका एक फॉर्म है। ठीक है, तो एग्जैक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट अलग है, पर इससे हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ P - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P एंड P - 1, हम किससे डिवाइड करें, 17 से, यानी कि हमारा P क्या है, 17 है। 17 - 1, तो देखो ये रिमाइंडर ऑफ, ये अंदर जो भी फंक्शन होता है 17 - 1 16 फैक्टोरियल अपॉन 17, तो उसका रिमाइंडर 17 - 1 क्या होगा, 16। तो डायरेक्ट आंसर मिलता है हमारे पास, कितना होता है, 16 आंसर होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है, ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। नंबर 39, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड चीज आर। ओके, तो परम्यूटेशन का सिंपल क्वेश्चन है। टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल, और जितने रिपीट होते हैं वो नीचे, तो E 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 कैंसिल आउट इच अदर, 6 5 30 34 120। ओके, तो हमारा आंसर होगा 120 120। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 150x कॉन्ग्रुएंस 35 mod 31। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस किए तो इसके हिसाब से।
ठीक है, जनरल ये बीएससी लेवल में आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम प्रॉपर जो फॉर्म होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि ए जो मॉड्यूलो होता है बी mod n, ये कंपेरेटिवली होता है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 150x, b इज इक्वल टू 35 है, n इज इक्वल टू 31 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली दिस मीन्स से दैट a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय n। a माइनस बी जो है वो डिवाइड होता है n से। अगर उसी तरह से देखा जाए ऊपर वाले इक्वेशन को कंपेयर करो तो 150x माइनस 35 इज डिवाइडेड बाय 31। ओके, अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ देखो, ये से 5 कॉमन निकलेगा तो 5 इंटू 30x माइनस 7 ओके इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 31, which means we can say that 30x minus 7 is also divided by 31। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 30x माइनस 7 इज इक्वल टू कोई नंबर होगा जो 31 के ले लेता हूँ मैं, जैसे अज्यूम कर लेता हूँ k कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, डिविजिबल तो होता ही है। तो अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए ऐसा जो सेटिस्फाई करता हो। तो x को यहाँ पे एक तरफ रखते हैं, 30x इज इक्वल टू 31k प्लस 7। तो k इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या होगा 31k प्लस 7 अपॉन 30। अब आप यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू लेके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई k इज इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या अप टू कोई भी नंबर ले लो जो 30 से डिविजिबल होता हो। बट ऐसे तो हम कितनी लेने जाएंगे, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि 31k को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 30 मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, 30k प्लस k ले लेते हैं। ओके, 31k को 30 प्लस a लिया। अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 30k अपॉन 30 प्लस k प्लस 7 अपॉन 30। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ओनली k हो जाएगा और k प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको देखो k की कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जिससे 30 आ जाए। तो k की वैल्यू यहाँ पे मैं 23 लेता हूँ। तो देखो 23 प्लस 23 प्लस 7 30 अपॉन 30 विच मीन्स 1। तो 23 प्लस 1 x की वैल्यू क्या मिल जाएगी k। आप सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, यही चीज आप k की वैल्यू यहाँ पे रख के भी कर सकते थे, पर यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ती, इसलिए इस तरह से इसे सॉल्व कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x। तो अगर x की जगह 0 मिलूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा विच कैन नॉट बी ए फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जिसे x की वैल्यू रखी जा सके। तो हम यही नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे वही कर लेते हैं, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा √2 प्लस x प्लस √2। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर यानी कि 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, और नीचे x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कैंसिल, x बचेगा और नीचे x है ही √2 प्लस एक्स प्लस √2। तो x कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल 0 रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन √2 प्लस 0 प्लस √2। तो क्या बचेगा 1 अपॉन √2 प्लस √2 विच मीन्स 1 अपॉन 2√2 विच इज आवर आंसर। ठीक है, डायरेक्ट रखने से आंसर नहीं आता है, इसलिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, 42 में हमें क्या दिया हुआ है, देयर आर 13 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से कॉम्बिनेशन टॉपिक में से है। देयर आर 13 प्लेयर ऑफ क्रिकेट आउट ऑफ विच 4 आर बॉलर्स। ओके, इन हाउ मेनी वेज ऑफ टीम 11 इज सिलेक्टेड फ्रॉम देम सो एज इट टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 बॉलर। उनको 2 बॉलर तो चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा कम नहीं, उससे ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी 2 है। ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो वो चलेगा, बट उससे कम नहीं। 1 बॉलर हो तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। अब टीम कितने की है, 11 की है। टोटल प्लेयर कितने हैं, 13 है। तो इस चीज को अच्छे से समझना थोड़ा कि किस तरह से होता है। 4 बॉलर है, 4 में से 2 जाने चाहिए।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का है तो 4C2 होगा। बट टोटल कितनी टीम थी, प्लेयर कितने, 13, तो कितने बचे होंगे, 4 चले गए इसमें से, तो 9C। ओके, और टीम कितने की चाहिए हमें, यहाँ पे 11 की चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे नीचे जो टीम बन रही है 9 और 2 11 बननी चाहिए, और ऊपर का जो एडिशन है वो 13 होना चाहिए। प्लस सिर्फ ये कॉम्बिनेशन थोड़ी है कि सिर्फ 2 बॉलर लोग चले गए, 4C3 भी तो ले सकते हैं ना, कि 4 में से 3 बॉलर भी तो ले सकते हैं। 2 होने चाहिए, 3 होने सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फिर हो सकते, पर 2 से कम नहीं हो सकते। तो 4C3 हुआ तो 9, एक बॉलर बढ़ गया, तो 9C में से बाकी जो बचे उसमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि 8 और 3 का एडिशन 11 होना चाहिए। फिर 4C4, तो ये क्या हो जाएगा, 9C7। अब पॉसिबल है 4C5, तो ये नंबर बड़ा हो जाता है, तो आगे पॉसिबल नहीं है। 4 ही तो बॉलर थे, आगे कहां से लाएंगे। ठीक है, तो 4C2 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के n-r फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है, ये 1 हो जाएगा 9C9, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9C8 मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल प्लस 4C4 1 हो जाएगा, और 9C7 तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये 2 कैंसिल है, 6 बचेगा, 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 9 बचेगा, यानी 4 इंटू 9, उसे आप सॉल्व करोगे तो वो डायरेक्टली 36 बचता है। ठीक है, 9 8 और 7 से, हाँ 8 9 बचता है। तो यहाँ पे 6 प्लस 36 प्लस 36 विच मीन 72 प्लस 6 78। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर रेज टू 9 इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर है। देखो, एक तो बात है यहाँ पे कि आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि जो इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढने का, कि वो फॉर्मूला होता है जो हमारे पास TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेज टू n माइनस r B रेज टू r। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लेके भी आप कर सकते हो, बट डेफिनेटली हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें r टर्म चाहिए ना, तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑलवेज क्या होती है, TR+1 होती है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑलवेज क्या होती है, TR+1 होती है। ठीक है, तो इसको निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका है, तो इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि अगर फॉर्म हमारा इस फॉर्म में होता है, ये जो भी फॉर्म है, ax रेज टू p r अपॉन bx रेज टू q। ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेज टू n, यहाँ पे डिवाइडेड नहीं, एक्सपोनेंट जो भी है n। ठीक है, तो उसका r क्या होता है, ऑलवेज np अपॉन p प्लस q होता है। ठीक है, इस तरह से इसका r इंडिपेंडेंट टर्म होता है। तो इसको अगर कंपेयर करके हम लिखे x प्लस माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, ओके, रेज टू 9 है, तो हमारे पास क्या बनता है कि a जो है हमारे पास क्या है, 1 है, x रेज टू p, यानी कि यहाँ पे जो 1 कंपेयर करो तो p इज इक्वल टू ऑल्सो 1। फिर हमें n और p की जरूरत, n इज इक्वल टू 9। फिर bx, तो b इज इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, हम r को -1 दे देंगे ऊपर, और q कितना है, 2 है। ठीक है, तो r डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, np प्लस pq। np कितना है, 9 इंटू 1, p प्लस q कितना है, 3, 9 1 9 अपन 3 3 जा कट, r इज इक्वल टू 3। तो TR+1 कितना होगा, तो T3 प्लस 1, तो हमारा इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, T4। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, T4 होगा। आप चाहो तो यही क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, सेम ही तरीके से आएगा अगर आप वो तक करोगे तो, और अगर इससे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द लिमिट ऑफ द वैल्यू x माइनस 3 मॉड x माइनस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलो x माइनस 3 की जो भी लिमिट है x टेंड्स टू 3 से लेके। तो देखो, जब भी मॉड्यूलो आता है तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड साइड क्या होगी। ठीक है, जो मॉड्यूलो होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो जस्ट सपोज हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं मॉड x माइनस 3 का मतलब क्या होता है, हम पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं पहले। तो
3 प्लस वैल्यू लेते हैं यानी कि पॉजिटिव, विच मीन्स x ग्रेटर देन 3 होता है, विच मीन्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस होगा, यानी कि ये जो लिमिट है x माइनस 3, मॉड x माइनस 3 की जगह पे क्या होगा पॉजिटिव x माइनस 3, बिकॉज ऑफ हमने ये प्लस वाली लिमिट ली है। तो ये क्या होगा इसका आंसर 1 आंसर होगा, ये कट जाएगा। तो अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव लिमिट लेते हैं, तो x लेस देन 3 होगा, विच मीन्स x माइनस 3 इज लेस देन 0, नेगेटिव होगा। तो अब वही फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, बट मॉड्यूलो में जो यहाँ पे पॉजिटिव रखा था ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। वाई नेगेटिव? बिकॉज ऑफ इट्स लेस देन 0, विच मीन्स वी गेटिंग -1। तो देखो ये LHS और ये RHS, तो ये लिमिट सेम नहीं हो रही है, जबकि लिमिट होनी चाहिए अगर होती तो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, दिस डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन था हमारा 44। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वाई प्लस 9x प्लस बीटा माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये बीटा की जगह टेक्स्ट बुक में लैम्बडा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम कंपेयर करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है सर्कल का, ये होता है फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब फॉर्मूला होता है कि a और b सेम होते हैं, a और b की वैल्यू सेम होती है एंड h इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो h इज इक्वल टू अगर मैं 0 लूँ यहाँ पे, तो xy का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? तो बीटा है, तो मुझे बीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0। अगर मैं बीटा इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो मैं पूरा इक्वेशन फिर से लिखूंगा। देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, बीटा 0 रख दो, तो ये वाला तो स्टेप गया। 9x बीटा 0 रख दो, माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, सब में 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड कर दो, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जस्ट वैल्यू कंपेयर कर लो और लिख लो। हमें क्या चाहिए एक्चुअली? रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू 1/2 अंडर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ए। ओके, तो जी क्या होता है उसके साथ कंपेयर करो, एक्स का कोएफिशिएंट जी होता है। ठीक है, तो 2gx इज इक्वल टू 3x मीन्स 2g इक्वल टू 3, तो g इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। f क्या होगा? f क्या है? y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो 2f इज इक्वल टू -2 और 2 कैंसिल, f इज इक्वल टू -1 माइनस सी ए, तो c की जगह पे क्या है वहां पे 3 है, और सॉरी यहाँ पे 1 है, और a की जगह पे भी 1 ही है। ओके, तो ये क्या होगा 1/, अच्छा ये 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 1/a फॉर्मूला है, सॉरी फॉर दैट। 1/a है, 9/4 प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? a की वैल्यू तो 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 9/4 बचेगा, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे एक्चुअली 2 नहीं है, फॉर्मूला 1/a है, नोट दैट। तो 9/4 किसका होता है? 3/2, तो रेडियस हमें कितनी मिली 3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 हो। रेडियस का फॉर्मूला है 1/a जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 46, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन मॉड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हो? -5 लेस देन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो +2 है तो +2 निकालो, दोनों साइड माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, विच मीन्स क्लोज इंटरवल 7 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? सेकंड क्वेश्चन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इफ एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को अच्छे से समझना है, राइट ट्राइंगल है यहाँ पे, मान लो 90 है, तो हाइपोटेनस ऑलवेज अलग होता है, तो ये दोनों हाइट कैसी हुई? सेम हुई,
आइसोसेलेस है इसलिए, तो उसका एरिया दिया हुआ है और उसका बाद में पेरीमीटर फाइंड करने को बोला हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑल साइड। तो सबसे पहले एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया कितना दिया हुआ है 8, तो 1/2 बेस और हाइट कैसे होंगे, सेम होंगे, तो x इंटू एक्स ले लेता हूं मैं, तो 8 2 16 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब ये हाइपोटेनियस कितनी होगी, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। मुझे हाइपोटेनियस चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 16 2 विच मीन्स 4√2, तो ये कितनी आई 4√2। ये हाइपोटेनियस हमने क्यों निकाली, क्योंकि मुझे पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ ऑल साइड। 4 + 4 8, 8 + 4√2, हमारा आंसर कितना होगा 8 + 4√2 सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि पेरीमीटर है तो सिंगल यूनिट में रहता है। ठीक है, तो ये 47 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ देन हाइट इज डबल देन वॉल्यूम विल बी व्हाट। सिलेंडर की जो रेडियस है वो हाफ कर दी गई r/2 एंड हाइट है वो डबल कर दी गई, तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है πr²h। तो r कितना है r/2, h कितना है 2h, तो पाई r²/4 2 इंटू h, 2 2 कट, तो 1/2 πr²h। तो बेटा ये तो ओल्ड होता है, जो होता है वो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h, तो ये हाफ हो गया, तो ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हाफ आया इसकी वजह से। अगर यहाँ पे ऊपर 2 आता तो डबल हो जाता, नीचे 4 आता तो 4 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। 49 देखते हैं, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस चीज को समझना अच्छे से कि रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर क्या है सर्कल है, तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना, सिलेंडर के अंदर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरह से होगा और अंदर कुछ सर्कल जैसा होगा इस तरह से। तो हमें रेशियो कहा गया है, तो स्फीयर का तो हमें पता है भाई कि 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास कि 49 क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ और यहाँ पे क्या हुआ है सिलेंडर का πr²h। ओके, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो क्लियर है, बट प्रॉब्लम इज दैट r² ये क्या हो जाएगा r बचेगा, क्योंकि वो तो सेम ही है। यहाँ पे 4/3 एक r बचा और नीचे h बचा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सिलेंडर है वो सर्कमस्क्राइबिंग है, यानी कि ये जो अंदर दिया हुआ है। अब इस चीज को समझना अच्छे से कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये हाइट बेटा यहाँ पे सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ ये रेडियस होती है, यहाँ ऊपर रेडियस होती है, तो उसकी हाइट r+r कितनी होगी 2r होगी। तो 4/3 r और h की जगह क्या लिखना होगा 2r, तो ये 2 2 कट, हमारा आंसर कितना आएगा 2/3 विच मीन्स 2:3 ये होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये 49 क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन देखते हैं, ax + 12y + 1 = 0, bx + 13y + 1 = 0, cx + 14y + 1 = 0 are concurrent, then ABC are in HP, GP or AP and none of this। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ कॉन्करेंट, यानी कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इनके कोएफिशिएंट को a 12 1, b 13 1, c 14 and 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, = 0 ले लो इसको। तो ये क्या होगा, अगर a निकालना है तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये क्रॉस जो मल्टीप्लाई होता है -12 b - c
प्लस 1 14b माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस 12b प्लस 12c प्लस 14b माइनस सी इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ए तो है नहीं, उसे वैसा ही रहने दो। बी कैंसिल हो, 14 में से 12 जाएगा तो 2b हो जाएगा, एंड 12c माइनस सी कितना हो जाएगा, 11c हो जाएगा। 12c माइनस सी इज इक्वल टू 11c। एक ही मिनट, आई एम मिसिंग समथिंग। 1 इज इक्वल टू 14b माइनस 13c, सॉरी गाइस, 14b माइनस 13c यहाँ पे रहना, भूल गया था 13c, यहाँ पे 13c होगा और 12c था वैसे ही लिखा। ये मैंने यहाँ पे लिखा, डी वाला स्टेप यहाँ पे लिखा, वो रह गया था। तो माइनस ए प्लस 2b माइनस 13 प्लस 12 कितना होगा, माइनस सी, विच मीन्स 2b इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस सी, तो 2b। क्वेश्चन नंबर 51, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक्स 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इज। तो एक्सेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मेरा क्या होता है कि c बाय a होता है, ठीक है। तो इसको तो पहले हम उसमें कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले में, 225 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस 25y स्क्वायर बाय 225 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें ए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर 25 मिला तो ए इज इक्वल टू 5 मिलेगा, बी स्क्वायर 9 मिला तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मुझे सी क्या मिलेगा, सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स 25 माइनस 9 इज 16, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो सी इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो एक्सेंट्रिसिटी यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होगा, सी बाय ए होता है हमारे पास, तो सी यानी कि 4 आया और ए हमारे पास कितना है, 5। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, 4/4 आएगी, ठीक है। तो ये आंसर होगा 4/5। 52 देखते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, फाइंड द dy बाई डी एक्स एट 1/4 ओके, एक्स और वाई की वैल्यू। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट ही है ये, 1/2 रूट एक्स होगा एक्स का, 1/2 रूट वाई होगा वाई का, और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें कि ये जो है 1/2 रूट वाई, तो ये जो y का था साथ में वो dy बाई डी एक्स होगा, नहीं लिखा मैंने, 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y का जो डिफ्रेंशिएट हुआ माइनस 1/2 रूट एक्स, ओके। तो dy बाई डी एक्स को हम एक तरफ रखते हैं, तो माइनस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, 2 कैंसल, देन नेगेटिव रूट वाई बाय एक्स मिला हमें पूरा, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कहाँ तक कहा था, x की जगह पे भी 1/4 और y की जगह पे भी 1/4, तो dy बाई डी एक्स एट 1/4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1/4 ये चाहिए उनको, तो y की जगह पे भी लिखो और x की जगह पे भी 1/4, तो ये कट हो जाएगा डेफिनेटली, तो हमारे पास -1 बचेगा, तो जो कि हमारा आंसर है -1। क्वेश्चन नंबर 53, 2x प्लस वाई एंड 7 4x एंड 6। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्टली कोएफिशिएंट कंपेयर करने, ऐसे क्वेश्चन पहले कर देने चाहिए ताकि जो फटाफट फिनिश हो जाए पेपर, बाकी पेपर हमें लेंदी लगेगा यहाँ से। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर x और y की ही बात कर रहे हैं ना, तो एक ही तरफ जाते हैं, 4x इज इक्वल टू x प्लस 6 कंपेयर करते हैं, तो जिससे 4x माइनस x 3x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 विच मीन्स 2, x 2 मिल जाएगा, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, जस्ट कंपेयर करके इक्वेशन आप आपकी जैसी स्पीड, अगर कई लोगों को डायरेक्टली दिख जाता है तो वो भी कर सकते हो। 54, इफ f of x is an even function then f dash x is equal to 1, ओके। तो सबसे पहले इवन और ऑड फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि f of x माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, इस तरह का फंक्शन होता है तो उसे इवन फंक्शन बोलते हैं, ओके। अगर नॉट इक्वल टू हो तो उसे हम क्या, नेगेटिव अगर बाहर आ जाता है यहाँ पे तो उसे ऑड बोलते हैं,
तो ये इवन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स इवन है, तो ये है। तो चलो अब इसको एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर एफ डैश नेगेटिव एक्स करूँगा तो ये नेगेटिव एक्स का -1 आ जाएगा यहाँ पे, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एफ डैश एक्स नेगेटिव एक्स, इसको उस तरफ भेज देता हूँ तो ये एफ डैश एक्स हुआ। ठीक है, तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा हो मान लो जस्ट, तो ये ऑड होता है जहाँ पे नेगेटिव बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाहर आ गया, यानी कि जो एफ डैश एक्स है नेगेटिव एक्स, वो क्या है, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, तो ये इसको रीराइट करके लिख लेता हूँ अगर आपको ना समझ में आए तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इवन और उसका डिफरेंशिएट करने से नेगेटिव साइन आ जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये दिखेगा नहीं, थोड़ा ब्लर जैसा है, तो मैं बोलूँ उसके ऊपर ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि डिसकंटिन्यूएट एट ओनली 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूएट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, डिसकंटिन्यूएट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होता है, तो देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ देख ही लो ये कि x इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा पहले ही। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होगा उसके ऊपर, बट फिर भी आगे देखते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से x बाहर निकलेगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 0 होता है वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूट होता है। तो एक तो जैसे कहा था कि x इज इक्वल टू 0 पे, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच मीन्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस 2 वैल्यू पे, तो एक 2 माइनस 2 एंड 0, तो कितने वैल्यू पे हो गए, 3 पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, 56 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट एक्स को हम सपोज टी कर लेते हैं, जो हम सपोज करके करते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब इसमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, टी के साथ करेंगे तो ये क्या, ओके डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 एक्स इज टू नेगेटिव 1/2 dx और सामने dt हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 रूट एक्स, सामने क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये dt/dx हो गया। इसका मतलब अगर dx सिर्फ लिखना हो तो 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और 2 रूट एक्स का मतलब रूट एक्स हमने कितना सपोज किया था, t, तो ये 2t dt हो जाएगा बिकॉज ऑफ रूट एक्स सपोज इज इक्वल टू t। ठीक है, अब ये जितना भी रिजल्ट मिला हम उसको इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे cos t अपॉन टी, dx की जगह पे क्या होगा 2t dt, dt कैंसिल, 2 बाहर ले आओ तो अंदर क्या बचेगा cos t dt। अब ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 sin t प्लस c हो जाएगा। ठीक है, 2 sin t यानी कि sin t की जगह पे रूट एक्स ले लो जो वैल्यू होती है पहली, तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी, यानी कि हमारा आंसर ये होगा 2 sin रूट एक्स प्लस सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन 11th 12th एनसीईआरटी से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए वो ऑलमोस्ट 99% जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे एनसीईआरटी में से, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के जो कॉलेज लेवल के थे, बाकी तो सेम थे। 57 the maximum value of this delta is 1 1 1 plus cos theta 1 1 plus sin theta 1 1 1 if theta is real। ठीक है, तो इसमें ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि जो है 1 1 1 1 प्लस sin थीटा, यानी कि हम C1 में चेंज करते हैं, C1 के साथ C1 माइनस C2 कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, C1 में C2 माइनस करते हैं, 0 1 माइनस 1 0 एंड माइनस साइन थीटा। हम एक कॉलम में दूसरा कॉलम माइनस करें, फर्स्ट में सेकंड कॉलम माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0 एंड कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद C2 में भी वही चेंज करते हैं, बट C2 में हम क्या करेंगे C2 माइनस C3 करेंगे। तो 1 माइनस 0 0 साइन थीटा, ये 0 1 1 1। तो देखो एक ही चीज़ बची अब करने लायक, तो 1 और ये क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, विच मीन्स
नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा हमें मिला। अब यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन थीटा कॉस थीटा मिला है हमें, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के साथ। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, हमने 2/2 मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमने फॉर्मूला ला सके। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू एक्चुअली कितनी है। ठीक है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो 1 तक ही जा सकती है, उसका रेंज ही वही है। ठीक है, 1 तक ही जा सकती है, तो 1 इंटू नेगेटिव 1/2। ठीक है, नेगेटिव 1/2 पर ये डिटर्मिनेंट में है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 57 था। 58 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM ऑफ 2 नंबर इज 24। इस चीज़ को अच्छे से देखो। एक्चुअली LCM इंटू HCF क्या होता है कि दो प्रोडक्ट होते हैं, मान लो A और B, तो उनका प्रोडक्ट है, तो ये कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 नंबर्स, तो वो A माइनस बी इक्वल कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब हमने A माइनस बी मान लिया है जस्ट सपोज, ओके, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया है, 24। ठीक है, तो इसका मतलब मैं B बराबर क्या लिख सकता हूँ, 24/A लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसी को यहीं पे पुट कर देते हैं, 24/A इज इक्वल टू 2, विच मीन्स A स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2A, विच वी कैन से दैट माइनस 2A माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 24 के टेबल में 24 किस किस के टेबल में आता है वो देख लो। 6 4 जा 24 होता है, तो A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 4A हो गया। तो A माइनस 6 माइनस 6, तो A इज इक्वल टू 6 एंड A इज इक्वल टू -4। तो दो वैल्यू मिली मुझे, A इज इक्वल टू 6 और A इज इक्वल टू -4। तो A इज इक्वल टू 6 होता अगर, तो B इज इक्वल टू कितना मिलता, 4 मिलता। और A इज इक्वल टू अगर आप -24 लिखते, सॉरी -4 लिखते, तो B इज इक्वल टू -6 मिलता। अब देखो आपको किस में वैल्यू दी है, आपको 6 और 4 ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन है हमारा मिल जाता है कि दोनों नंबर कौन से, 6 और 4 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट ऑन अ क्लास 10, 11, 12 रिस्पेक्टिवली. Buses are to be hired to tow these students to a picnic. Find the maximum number of students who can seat in a bus if each bus take equal number of students. देखो सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहा है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। आगे अगर बसेस को फाइंड करने के लिए बोला होता तो उसमें थोड़ा आगे और करना पड़ता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो 312 है, 260 एंड 156 है, उनका सिर्फ हमें HCF निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब 312, 260, 156 का आप जैसे ऑर्डिनरी तरीके से निकालना चाहो तो वैसे, या तो फिर क्या कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, आप उससे भी निकालना चाहो तो उससे, और जिससे चाहो आप मेथड से यूज़ कर सकते हो। तो इनका HCF आई थिंक आता है 52। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 52 आंसर होगा। इसका HCF निकाल दोगे, वही हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करते हम। 60, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी कि 1 2, 2 3, 3 4, 5 6, 7 8, देख लो इनका मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 6 5 जा 30, 7 8 जा 56। कोई बड़े नंबर ले लेते हैं, 11 इंटू 12। ठीक है, तो 132 होगा। तो ये सारे नंबर जो है वो इवन आ रहे हैं। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का ऑलवेज जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो 60 क्वेश्चंस का जो पेपर था वो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था 2019 का जो सेट था। ओके, नेक्स्ट टाइम आपको ये इसका एक और सेट आपको मिलेगा जो उसके रिगार्डिंग जो न्यू होगा उसी में से वो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।